ओके, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ललित। और अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए इंटर के अंदर जीएसटी का चैप्टर नंबर 2 सप्लाई। फर्स्ट चैप्टर अपन ने देख लिया था जीएसटी के अंदर, जो बेसिक सा था, ठीक है। तो उसको भी हमने अच्छे से प्रैक्टिकल मेथड के साथ देख लेता कि प्रैक्टिकल वे में जीएसटी कैसे वर्क करता है। एंड नाउ अपन अब देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, ठीक है गाइस। ये जो अपनी क्लास रहेगी पूरी की पूरी, इसके अंदर नोट्स जो है इवन दो मैंने अलग से बनाए भी है, बट आई थिंक जो ICAI के नोट्स है, स्टडी मटेरियल है, आप उनको रेफ़र कर सकते हो। तो अब सिंस मैं यहाँ पर आपको जो नोट्स है वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि ICAI की स्टडी मटेरियल तो आई थिंक आप सबके पास होगी ही होगी, तो आपको उस हिसाब से चलना। मैं आपको पेज नंबर यहाँ से बताता जाऊँगा और कंसेप्ट बताता जाऊँगा, ठीक है गाइज। आई वॉज अवेलेबल विथ 2 ऑप्शंस, ठीक है। तो एक तो ये जो भी ट्रेडिशनल मेथड चल रहा है इसके थ्रू, और सेकंड था लाइक जो लैपटॉप रिकॉर्डिंग के, या मैं अगर सिर्फ आपको नोट्स दिखाकर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। गाइज एक्चुअली सिंस GST लॉ, ठीक है। अब लॉ के अंदर क्या होता है कि गाइज जो नोट्स के अंदर लिखा है तो वो तो आप भी पढ़ सकते हो, ठीक है, आप भी पढ़ सकते हो। और मैं अगर वहाँ पर आपको एक एक जैसे इंग्लिश के अंदर लिखा है मैं उसकी हिंदी भी करके बताऊंगा, तो दैट विल नॉट मच इफेक्ट, ठीक है। इसके अंदर होना क्या चाहिए कि अपन यहाँ से पढ़ेंगे तो सही, ठीक है। तो आप अपनी बुक से रेफर कर लेना। अब मेन क्या है, आपका और मेरा इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। मतलब मेन हर एक चीज को एक्सप्लेनेशन से समझना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या लगता है अगर आपके सामने जो आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, जो भी आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहा है, अगर वो आपके सामने रहेगा तो यू विल बी बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे आप, ठीक है। आप अच्छे से उनके साथ जैसे आई कांटेक्ट आपका रहेगा, और अगर आपके सामने रहेंगे तो आप उनके ऊपर ही फोकस रहोगे, तो आप हर एक चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। पूरे के पूरे जीएसटी के अंदर यही है कि चीजें तो लिखी हुई नोट्स के अंदर रहेगी, बट ये कि अपन उन चीजों को अपनी लैंग्वेज में समझेंगे, और उसके बाद जैसे जो चीजों को याद करना पड़ेगा पॉइंट्स को, तो वो मैं आपको लाइक जैसे मैं आपको दिखता रहूंगा और मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो हैंड गेस्चर्स भी होंगे, या कुछ चीजें मैं बोर्ड पे भी लिख के आपको समझा दूंगा। तो आई थिंक ये वाला मेथड बहुत इफेक्टिव रहेगा, दैट्स वाई, ठीक है। तो नोट्स आप ICAI की स्टडी मटेरियल रेफर कर लेना। ओके गाइज, सो आइए अपन स्टार्ट करते हैं GST, ठीक है, जो अभी चैप्टर नंबर 2 सप्लाई। फर्स्ट चैप्टर में अपन ने देखा था कि बेसिक्स क्या होता है। अब गाइज सप्लाई क्या होता है, सबसे पहले गाइज दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर योर GST, ठीक है। CA इंटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इवन तो फाइनल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ऐसा क्या है इस चैप्टर के अंदर गाइज? जैसे कोई भी टैक्स है, ठीक है, अब कोई भी लॉ है, ठीक है। अब लॉ की एप्लीकेबिलिटी वाला जो चीज आती है ना कि अब यार ये चीज होगी तो इसके आगे लॉ लगेगा या नहीं लगेगा। जैसे मैं आपको बताऊं ना कि जो GST है, ठीक है, इसके अंदर ये सप्लाई उतना ही इंपॉर्टेंट है। सर मतलब कहना क्या चाहते हो आप? एज सिंपल एज दैट, सप्लाई, अगर कोई चीज सप्लाई रहेगी, अगर कोई चीज सप्लाई होगी, तो उसके बाद भी अपन सोचेंगे कि इसके ऊपर GST लगाना है या नहीं लगाना है। मतलब अगर कोई चीज सप्लाई नहीं है तो वो यहीं से बाहर निकल जाएगी, इसके बाद वाले चैप्टर फिर काम के ही नहीं लगेंगे। तो सप्लाई हमें समझना बहुत जरूरी है। मतलब किसी चीज के ऊपर ये देखना पड़ेगा कि क्या वो सप्लाई है या नहीं, ठीक है। जो अपना सेक्शन 7 है, जो सेक्शन 7 और 8 के अंदर कंपोजिट मिक्स सप्लाई आता है, तो सेक्शन 7 जो मेनली ये बात करेगा, आपको बताएगा कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कोई चीज सप्लाई है या नहीं, ठीक है। तो उसमें अपन ये आज यही सीखेंगे उसके अंदर कि पहले तो किसी चीज के ऊपर अपन अपना सेक्शन 7 लगाएंगे, अगर वो सप्लाई है तो उसके बाद अपन सोचेंगे कि GST लगाना है या नहीं लगाना है। अगर कोई चीज यही से बाहर हो गई तो वो पूरी की पूरी बाहर रहेगी, उसके ऊपर GST आएगा ही नहीं। ओके, तो सप्लाई इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। तो आप आ जाइए जो पेज नंबर 1 के ऊपर, तो यही लिखा है कि अपन लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ICAI का जो पेज नंबर 2 उसके ऊपर भी इंट्रोडक्शन लिखा है, मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है कि सप्लाई बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज सप्लाई रहेगी उसके बाद ही GST लगेगा, ठीक है। अब ये चीज आती है कि सर सप्लाई तो पूरे के पूरे GST, सिर्फ देखो GST का फुल फॉर्म ही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस अपन डिटरमाइन करेंगे कि कोई चीज सप्लाई ऑफ गुड्स है या नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विस है या नहीं है, ठीक है गाइस, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं पेज नंबर 3 के ऊपर। अब अपन स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस। ये वाला जो सेशन रहेगा थोड़ा सा बोरिंग टाइप रहेगा, बिकॉज इसके अंदर अपन थोड़ा सा डेफिनेशन पार्ट को टच करेंगे। तो सर डेफिनेशन पार्ट को क्या पढ़ना जरूरी है? कई वैसे तो आपकी यहाँ पर बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी है, बट टोटल 5 to 6 डेफिनेशन है, टोटल 5 to 6 डेफिनेशन है जो इंपोर्टेंट है। तो सर क्या एग्जाम के अंदर ऐसे डेफिनेशन पूछ सकती है? स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई क्वेश्चन नहीं आता डेफिनेशन के ऊपर, बट आपको वो डेफिनेशन याद रहनी चाहिए, बिकॉज
किसी चीज के अंदर मान लीजिए जैसे आप कंसीडरेशन की डेफिनेशन देखोगे, अब मान लीजिए कि कोई पॉइंट दे रखा कंसीडरेशन का, अब वो डेफिनेशन में फॉल करता है कि नहीं करता है। अगर वो फॉल ही नहीं करेगा तो वो कंसीडरेशन होगा नहीं, तो फिर सप्लाई आएगी नहीं, है ना। तो इस हिसाब से आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब ये सेकेंडरी और ये एक सहायक रूप से ये आपके काम आएंगे, ठीक है। तो आइए अपन डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। तो पेज नंबर 3 के ऊपर सबसे पहले आपकी डेफिनेशन लिखी रहेगी गुड्स की। सबसे पहली डेफिनेशन है गुड्स की। सर क्या ये इंपॉर्टेंट है? यस ये इंपॉर्टेंट है गाइस। गुड्स और सर्विस, ये दो डेफिनेशंस आपके कोर्स के अंदर मतलब सिलेबस के अंदर इसके अंदर है, और इन दोनों को मैं आपको यहां से नहीं पढ़ूंगा, आपको मैं बोलूंगा आपको आगे चलना पड़ेगा आपके ही नोट्स के अंदर। मैं आपको बता देता हूं, आप आ जाइए पेज नंबर 13 के ऊपर, 2.13 पेज नंबर, ठीक है। वहां पर आप देखोगे तो एक चार्ट दिया हुआ, एक चार्ट दे रखा उन्होंने, गुड्स की डेफिनेशन से रिलेटेड एक चार्ट दे रखा, ठीक है गाइस। अब वो चार्ट क्या है? चार्ट के अंदर एज सिंपल एज दैट क्या लिख रखा है? चार्ट के अंदर इस साइड्स में गुड्स का लिख रखा है, इस साइड्स में लिख रखा है गुड्स का, और इस साइड में लिख रखा है सर्विस का, ठीक है। गुड्स का और सर्विस का इन्होंने क्या कहा है? सबसे पहले गुड्स की डेफिनेशन जीएसटी एक्ट के अंदर क्या दे रखी है? यही बोला इन्होंने कि हर एक चीज मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो रह जाएगी आपके गुड्स, ठीक है। और सर्विस, अरे यार ये क्या डेफिनेशन बनाई इन लोगों ने? सर्विस का इन्होंने क्या लिखा? अरे अदर देन गुड्स, मतलब जो चीज गुड्स में फॉल नहीं करती ना उसको हम सर्विस मान लेंगे, जो चीज गुड्स के अंदर फॉल नहीं करती उसको हम सर्विस मान लेंगे, ठीक है। तो ये इन्होंने एक बेसिक डेफिनेशन थी। इतनी डेफिनेशन जैसे आपने पढ़ी और आपने कहा वाह मजा आ गया, इतनी सी छोटी सी डेफिनेशन, आप बोलते सर इंपॉर्टेंट है, हमको तो याद हो गई। गुड्स, व्हाट डू मीन बाय गुड्स? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर एक संपत्ति जो वो मूवेबल है उसको हम गुड्स बोल देंगे, ठीक है। सर सर्विस, जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। अब ऐसी तो डेफिनेशन है। अब जैसे ही ये चीज पढ़ के आप ऐसे अपना हाथ समेट के बैठे ही थे कि यस हमको तो 2 डेफिनेशन याद हो गई। जीएसटी लॉ वाले बोलते अरे रुक बच्चे, इतनी जिंदगी इतनी आसान थोड़ी होगी आपकी। अब हम इसके अंदर कुछ बाहर निकालेंगे, कुछ अलग से वापस डालेंगे। तो देखो चार्ट के अंदर आ जाइए, उन्होंने सेम वे में लिखा है कि गुड्स का मतलब क्या, सर्विस का मतलब क्या, ठीक है। उसके बाद लिख रखा है एक्सक्लूड, दोनों में से एक्सक्लूड करना है। किसको करना है? मनी एंड सिक्योरिटीज। सर मनी का मतलब क्या? मनी आप जानते हो जो भी करेंसीज है वो हो गई, और सिक्योरिटीज जैसे शेयर सिक्योरिटीज हो गई, शेयर डिबेंचर्स, तो ये हो गई सिक्योरिटीज। तो मनी एंड सिक्योरिटी को बाहर निकालना है, ठीक है सर, ये भी याद हो गई। उसके बाद उन्होंने क्या बोला? गुड्स की डेफिनेशन दे दी, सर्विस की डेफिनेशन दे दी, दोनों को कंबाइन करके मनी एंड सिक्योरिटी को बाहर निकाल दिया। उसके बाद क्या बोला? 2 चीजें हम गुड्स में अलग से ऐड करेंगे, 2 चीजें हम सर्विस में ऐड करेंगे, 2 चीजें इधर ऐड करेंगे, 2 चीजें इधर ऐड करेंगे। गुड्स के अंदर इन्होंने क्या ऐड किया? गुड्स के अंदर क्या ऐड किया? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, आप सिर्फ देखते जाइए। गुड्स में इन्होंने बोला एक्शनेबल क्लेम, गुड्स के अंदर इन्होंने क्या बोला? एक्शनेबल क्लेम फर्स्ट, और सेकंड इन्होंने क्या बोला? ग्रोइंग क्रॉप्स जो घास वाले। सर एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? गाइस एक्शनेबल क्लेम का मतलब मैं आपको शॉर्ट बताऊं, जैसे आपका गाड़ी का इंश्योरेंस क्या हुआ था, ठीक है। अब गाड़ी को कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, फिर आप इंश्योरेंस क्लेम करने जाते हो, तो वो हो गया आपके लिए एक्शनेबल क्लेम। मतलब कुछ एक्शन के थ्रू आप किसी चीज के ऊपर क्लेम करोगे, तो वो क्या? एक्शनेबल क्लेम। उसके बाद सेकंड चीज है ये ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड व्हिच आर एग्रीड टू बी सर्व बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट। अरे कुछ भी इंग्लिश लिख रखा है, सिंपल आपको ये समझना है कि जो ग्रोइंग क्रॉप्स जो घास वास है ना, जो किसी जमीन के साथ बेच रखी होती है, तो जो अटैच है फॉर्मिंग पार्ट है लैंड के, उसको भी हम गुड्स बोलेंगे, ठीक है। तो गुड्स के अंदर 2 चीज आ गई, कौन सी? फर्स्ट एक्शनेबल क्लेम, और सेकंड बोला इन्होंने ग्रोइंग क्रॉप्स, ठीक है सर, ये समझ में आ गई। और सर्विस के अंदर इन्होंने 2 चीज ऐड की, कौन सी? फर्स्ट इन्होंने ऐड की गुड यूज ऑफ मनी, आप मनी का कैसे भी यूज करते हो ना, वो हो गई। और सेकंड इन्होंने किया कन्वर्जन ऑफ मनी, ठीक है सब। कन्वर्जन ऑफ मनी बाय कैश है जिसके अंदर कंसीडरेशन पेएबल हो। सर यूज ऑफ मनी का मतलब क्या? बैंक आपको लोन देता है, तो वो पैसा आप यूज करते हो ना, तो उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो वो हो गया यूज ऑफ मनी के लिए कुछ कंसीडरेशन करना। सेकंड कन्वर्जन ऑफ मनी, सर मतलब क्या? आप मान लो यहां से यूएसए जा रहे हो, ठीक है, तो आप रुपीज लेके तो जाओगे नहीं, आपको डॉलर चाहिए, तो आप किसके पास जाते हो? आप जो भी ये आरबीआई के थ्रू एक्सचेंजर होते हैं, ठीक है, एक्सचेंजर के पास जाओगे, ठीक है, ऑथोराइज एक्सचेंजर होते हैं, उनके पास जाओगे, उनको रुपीज दोगे, डॉलर ले दो। क्या पूरे रुपीज के बदले में पूरे डॉलर दे देगा? नहीं, वो अपना कमीशन भी रखेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्सचेंज ऑफ मनी। तो गाइस आइए डेफिनेशन को अपन पूरी की पूरी कंक्लूड करते हैं। सर गुड्स और सर्विस 2 डेफिनेशन
डेफिनेशन हमने देखी इस चैप्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। गुड्स का मतलब क्या? गुड्स का मतलब क्या? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स का मतलब क्या? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सर्विस का मतलब क्या? जो गुड्स नहीं है वो सर्विस। ठीक है सर, इतना पढ़ के बैठे। उसके बाद इन दोनों में से कंबाइन करके आपको बाहर किसको निकालना है? आपको बाहर किसको निकालना? मनी एंड सिक्योरिटीज को। ठीक है, बाहर निकाल दिया। फिर दो गुड्स में अलग से ऐड कर दो, दो सर्विस में अलग से ऐड कर दो। गुड्स में दो क्या चीज ऐड करनी? फर्स्ट एक्शनेबल क्लेम, और सेकंड जो ग्रोइंग क्रॉप्स और ये ग्रास वाली चीजें। ये ठीक है सर, ये है, याद हो गई। सर्विस के अंदर दो चीजें ऐड करनी। कौन सी? यूज ऑफ मनी। फर्स्ट यूज ऑफ मनी, और सेकंड कन्वर्जन ऑफ मनी, जहां सेपरेट कंसीडरेशन चार्ज हो। आई होप आपको ये याद हो गई होगी, नहीं तो आप इसके बाद में एक दो बार और पढ़ेंगे, या अपन वापस सब्सिक्वेंट लेक्चर में अपने ये लेक्चर्स कैसे चलेंगे, जैसे ये वाला लेक्चर रहेगा। ठीक है, अपन इसके बाद वाला लेक्चर रहेगा, तो जो अपन इस लेक्चर में पढ़ेंगे पूरा के पूरा बार रिवाइज करेंगे। तो गाइस जैसे ही अपना ये चैप्टर खत्म होगा ना, मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूं, ये सब डेफिनेशन आपके मुंह पे याद रहेगी। सब डेफिनेशन, इवन दो सेक्शंस इंपोर्टेंट, लगभग पूरा चैप्टर आपके मुंह पे याद रहेगा। बिकॉज हम टिल द एंड ऑफ चैप्टर हम ना इन चीजों को 5 से 6 बार रिवाइज कर चुके होंगे, तो आपको हर चीज याद रहेगी। ओके गाइस, तो सबसे पहले डेफिनेशन अपने गुड्स एंड सर्विस की देख ली। उसके बाद आप चलते जाओ सेकंड प्रिंसिपल, नॉट इंपोर्टेंट। प्रिंसिपल का मतलब क्या? मेरे अंडर में एक एजेंट लगा हुआ, मैं मेरे एजेंट को बोलता हूं, वो मेरे देख रेख पे काम करता है कि ये कर, ये गुड्स बिल, तो मैं हो गया प्रिंसिपल, वो हो गया मेरा एजेंट। नथिंग इंपोर्टेंट एट ऑल। ठीक है, कंपनी। फिर फैमिली। अब गाइस जीएसटी के अंदर फैमिली का मतलब क्या? जीएसटी के अंदर इन्होंने क्या बोल रखा है? फैमिली। ये वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एज सिंपल एज इन्होंने क्या बोला, जैसे ये हूं मैं, ठीक है। अब मेरे लिए मेरी फैमिली कौन होगी? ऑफ कोर्स मेरी वाइफ तो आएगी। ठीक है साहब, वाइफ तो आएगी, और जो मेरे बच्चे हैं छोटे नन्हे मुन्ने छोटे जो बच्चे हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक है, ये मेरे जो चिल्ड्रन है छोटे ये आ जाएंगे, और जो मेरी वाइफ रहेगी, ठीक है, ये आ जाएगी। ये तो मेरी फैमिली रहेगी। मतलब मैं और आपका जो स्पाउस रहेगा वो आएगा, और आपके बच्चे तो आएंगे। ठीक है सर, आएंगे। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है? साहब इनके ऊपर जैसे मैं, तो मेरे पेरेंट्स आ जाएंगे, मेरे माता पिता दोनों आ जाएंगे, और इनके भी पेरेंट्स। ठीक है, ग्रैंड मदर इन्होंने ये बोला था ना, ग्रैंड पेरेंट्स। हाँ, तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी आ जाएंगे। ठीक है सर, और मेरे भाई बहन भी आ जाएंगे। ठीक है, ये लोग गाइस, मेरे वाइफ और बच्चे ये तो हमेशा आएंगे, मेरी फैमिली में आएंगे। ठीक है, और जो मैंने ऊपर बोला ना कि मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और मेरे ब्रदर सिस्टर, वो तभी आएंगे जब वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो। जो वो आपके, सर अगर मेरे पेरेंट्स मेरे पे डिपेंडेंट है तो मेरी फैमिली का पार्ट नहीं होंगे। सर ऐसा थोड़ी होगा, मैं मेरे पेरेंट्स को फैमिली से बाहर थोड़ी निकालूंगा, जीएसटी एक्ट के लिए बाहर निकालना पड़ेगा। तो गाइस फैमिली की डेफिनेशन सिंपल है, मैं, मेरा स्पाउस, मेरे सन वन जो भी है वो आ जाएंगे। ठीक है, और मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और मेरे ब्रदर सिस्टर तभी आएंगे जब वो मेरे पे डिपेंडेंट होंगे। दैट्स इट, ये डेफिनेशन वहां खत्म होती है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, बिजनेस। देखो गाइस, आप अगर अपने नोट्स के अंदर देखोगे ना, तो यहाँ पे टोटल 9 पॉइंट्स होंगे। 9 में से जो स्टार्टिंग के 4 पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे के 5 पॉइंट एकदम नॉर्मल है। उनसे अगर बिजनेस का क्वेश्चन रहेगा तो स्टार्टिंग के 4 पॉइंट में से एक रहेगा। आइए देखते क्या बोलता है। ए पॉइंट बिजनेस के अंदर, ठीक है, वही आपकी बुक का पेज नंबर 2.4 क्या बोलता है? बिजनेस एनी ट्रेड कॉमर्स, ठीक है, एनी ट्रेड कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर, और मतलब कुछ भी डाल रखा है इन्होंने ना। इतनी वाइडर डेफिनेशन यहाँ पे डाल रखी है। इनका कहने का मतलब क्या गाइस, कोई भी ट्रेड हो, कोई भी कॉमर्स हो, ठीक है, अगर मान लो मैं सिर्फ ट्रेड कर रहा हूँ तो भी बिजनेस है, मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो भी बिजनेस है, मैं अगर कॉमर्स की एक्टिविटी कर रहा हूँ तो भी बिजनेस है, मैं प्रोफेशन कर रहा हूँ तो भी बिजनेस है। तो ये सब एक्टिविटी बिजनेस में आ जाएगी। तो पहले में तो इन्होंने जनरल डेफिनेशन दी है कि आप कुछ भी कर रहे हो वो बिजनेस के अंदर आ जाएगा, फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकेंड थिंग इन्होंने क्या बोला, देखो, एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन कनेक्शन विथ और इंसिडेंटल और इंसिलरी टू ए अबव। मतलब क्या है सर? इन्होंने बोला जो आपने ए में पढ़ा ना, उससे कनेक्टेड कुछ भी काम आप करते हो तो वो बिजनेस मान ले जाएगा। ए करते हो तो भी मानेंगे और ए से ए के कनेक्टेड में, चाहे इंसिडेंटल इंसिलरी, मतलब चाहे छोटा या मोटा कुछ भी काम करते हो वो भी बिजनेस मान ले जाएगा। बी हो गया। सी के अंदर क्या बोला? एनी एक्टिविटी। ए वाली ये ना
देखो ए एक डेफिनेशन है, इससे डिपेंड में बी और सी इसके डिपेंड में बी है। तो ए वाली तो हमने पढ़ ली कि हाँ कोई भी प्रोफेशन हो, ट्रेड हो, कॉमर्स हो, मैन्युफैक्चर हो, वेजर हो, सब आ जाएगी। बी क्या बोलते हैं, हाँ ए की जो इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटीज है वो भी आ जाएगी। सी क्या बोलती है, अरे जो ए वाली एक्टिविटी है, अरे जो ए वाली एक्टिविटी है चाहे आप वो वॉल्यूम में करते हो, वॉल्यूम इन द सेंस मान लीजिए कि मैं इस पेन का ट्रेड करता हूं, मैं खरीदता हूं बेचता हूं। सर मैंने पूरे साल के अंदर सिर्फ एक पेन खरीदा, एक पेन बेचा। सर ये क्या ये बिजनेस है? हाँ ये बिजनेस है। सी वाला पॉइंट बोलता हाँ ये बिजनेस है, हाँ ये बिजनेस है। सर लेकिन मैं तो एक पेन खरीदा, नहीं बिजनेस है। और सर तू बोली एक खरीद या 1,00,000 पेन खरीद, कोई मैटर नहीं करता कितनी भी क्वांटिटी हो, कोई मैटर नहीं करता कितनी भी क्वांटिटी हो, ठीक है, कितनी भी वॉल्यूम, वही हो गया, कितनी भी वॉल्यूम है, कितनी भी फ्रीक्वेंसी हो। सर पूरे साल के अंदर मैंने सिर्फ एक दिन 1,00,000 पेन खरीदे, एक दिन में बेच दिए। सर मैं पूरे 365 में से सिर्फ एक दिन काम कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सी वाला क्या बोलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी भी वॉल्यूम के अंदर करो, जो ए वाली एक्टिविटी कितनी भी वॉल्यूम में करो या कितनी भी फ्रीक्वेंसी के साथ करो, हम बिजनेस मान लेंगे। तो 3 पॉइंट यहां आपने थे। फर्स्ट वाला कोई एनी टाइप ऑफ कोई भी एक्टिविटी जो सच लाइक ट्रेड हो गया, ठीक है, कोई भी हो गया कि ट्रेड हो गया, प्रोफेशन हो गया, ठीक है, मैन्युफैक्चर हो गया, कॉमर्स हो गया, ठीक है, और वेजर हो गया, ये हो गया। बी वाला क्या बोलता है, ए से रिलेटेड इंसिडेंटल और एंसिलरी है वो आ जाएगा। सी वाला क्या बोलता है, ए वाली जो एक्टिविटी है चाहे वो आप वॉल्यूम के अंदर करते हो या नहीं करते हो, ठीक है, उसके अलावा वॉल्यूम के साथ फ्रीक्वेंसी भी है या नहीं है। डी मोस्ट इंपोर्टेंट एक और, ये क्या बोलता है सर, ये क्या बोलता है, ध्यान से पढ़ना क्या लिखा है इन्होंने, सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल को भी जोड़ दिया इन्होंने, ठीक है, एंड सर्विस हो गई, ठीक है, इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट और क्लोजर ऑफ बिजनेस। सर समझ में नहीं आया, सर समझ में नहीं आया, इंग्लिश के अंदर कुछ भी तो लिख रखा है। देखिए गाइस मैं ना आपको एक छोटा सा मतलब मैं डायग्राम के साथ समझाता हूँ। गाइस जैसे आज अगर मैं कोई बिजनेस ओपन करना चाहूँ, ठीक है, आज मैं अगर कोई बिजनेस ओपन कर रहा हूँ, मान लीजिए कि मैंने एक बिजनेस ओपन किया, आज की डेट, ठीक है, टुडेज डेट इज 38, ठीक है, हाँ जी 30 अब हो चुकी है, 12 बजने के बाद हो गया ना एक्चुअली, तो 30 में काउंट, वैसे तो 29 ही होती, ठीक है, हाँ तो आज की डेट है 30 तारीख, ठीक है, आज की डेट है 30 तारीख। मान लो मैंने आज अपने बिजनेस की ओपनिंग की, क्या लगता है मैं आज सुबह उठा, मैंने कुछ 2-3 घंटे काम किया, बिजनेस चालू कर दिया, क्या ऐसे बिजनेस चालू हो सकता है क्या? अरे इससे पहले 10-15 दिन मैंने कुछ काम किया होगा ना, 10-15 दिन, ये हो गया। और मान लो एक महीने बाद मैं ये बिजनेस क्लोज करता हूं, तो जिस दिन मैंने बोल दिया कि चलो 30 तारीख को मेरी दुकान, मेरी शॉप लास्ट दिन ओपन रहेगी, क्या उस दिन मेरा बिजनेस क्लोज हो गया? अरे उसके बाद 4-5 दिन भी तो रहेगा कि जहां मैं अपनी बिजनेस के असेट्स को बेचूंगा, ये तो जीएसटी वाले क्या बोलते हैं कि अरे तूने चाहे बुक्स के अंदर तू यहां से 38 से स्टार्ट करके 39 तक बिजनेस चलाता है, हम सिर्फ इसी पीरियड को बिजनेस वाला पीरियड नहीं मानेंगे। अरे इससे पहले वाले भी कोई एक्टिविटी है वो भी बिजनेस में काउंट होगी, और बंद होने के बाद भी है वो भी काउंट होगी। सर ऐसा क्यों, लॉजिक बिहाइंड दिस, ऐसा क्यों? गाइस जैसे मान लीजिए कि मैं ना कोई फैक्ट्री मैं कोई जैसे मैं पेन ही मान लो, मैं मार्कर का मैन्युफैक्चर का कोई बिजनेस खोल रहा हूँ, मैंने 30 को बिजनेस ओपन किया, इससे पहले 15-20 दिन मैंने काम किए होंगे। तो मैन्युफैक्चर के अंदर आप समझते नहीं हो कि मतलब आपको नहीं लगता है कि मैंने बहुत सारी मशीन खरीदी होगी। अगर गाइस मैं इस पीरियड को बिजनेस मानता ही नहीं हूं, तो यहां पर मैंने जितनी भी कैपिटल एसेट्स खरीदी बिजनेस चालू होने से पहले, अगर मैं पीरियड नहीं मानता हूं, जितनी भी कैपिटल एसेट्स खरीदी तो वो बिजनेस में खरीदी नहीं, अगर वो बिजनेस में नहीं खरीदी तो उनके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी नहीं ना मेरे को। इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला ना पीछे वाले पीरियड को भी हम इंक्लूड करेंगे, ताकि आप टैक्स पेयर को जो भी आपने कैपिटल एसेट्स या सर्विस गुड्स कुछ खरीदी तो वो अगर पहले से मानेंगे बिजनेस तो वो बिजनेस में आ जाएगी और आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। तो एकदम टैक्स पेयर का मुंह एकदम खुश हो गया, अरे हाँ यार ये गवर्नमेंट मेरी है जो मेरे बारे में सकती। गवर्नमेंट बोलती रुक, ये तो तूने स्टार्टिंग का, क्लोजिंग का भी जिस दिन तूने बोला उस दिन नहीं, जब तक तू बिजनेस एसेट्स नहीं बेचते थे तब तक हम क्लोजिंग में, मतलब गवर्नमेंट बोलती यहां हम तेरे को इनपुट टैक्स क्रेडिट दे रहे हैं, तो इसके बाद तू जो गुड्स बेचेगा ना उसके ऊपर हम जीएसटी भी लेंगे। तो गाइस चौथा जो था वो आपको ऐसे याद रखना है कि बिजनेस कमेंसमेंट से पहले वाला पीरियड है वो भी आ जाएगा, और बिजनेस क्लोजर के बाद वाला पीरियड है वो भी आ जाएगा। इन दोनों पीरियड के अंदर या तो अगर आपने कुछ गुड्स या सर्विस एक्विजिशन की है, या आपने कुछ सप्लाई की है, या आपने एक्विजिशन की या कुछ सप्लाई की है, ठीक है,
इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स, तो वो भी बिजनेस में आ जाएगा। तो 4 पॉइंट अपने बिजनेस के कंप्लीट होते हैं गाइस। फटाफट फटाफट रिवीजन करते हैं। ABCD, ए क्या बोलता है, एनी टाइप ऑफ, कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, वोकेशन, ठीक है, प्रोफेशन, वेजर, वो आ जाएगा। बी के बोलता है इंसिडेंटल और एंसिलरी। सी के बोलता है ये वाले जो पॉइंट है वो चाहे आप एक्टिविटी, वो चाहे आप कंटिन्यूटी करते हो या नहीं करते हो, आप चाहे कंटिन्यूटी में करो नहीं करो, वॉल्यूम में करो नहीं करो, फ्रीक्वेंसी में करो नहीं करो, हमें कोई मैटर नहीं करता। और डी वाला क्या बोलता है, ओपन होने से पहला वाला पीरियड और क्लोज होने के बाद वाला पीरियड भी आ जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर आप कुछ एक्विजिशन कर रहे हो या आप कुछ सप्लाई कर रहे हो, इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट्स। डी कंप्लीट। मैं क्या बोलता हूँ, बिजनेस के अंदर ये डी वाली तक की इंपॉर्टेंट है, आगे वाली तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज है, आपको सिर्फ एक बार देखनी है। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। ई क्या बोलता है, प्रोविजन ऑफ अ क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी, ठीक है, ये है सब्सक्रिप्शन है। क्या बोलते हैं गाइस, ये कोई भी क्लब और एसोसिएशन, सोसाइटी वाले होते हैं ना, जो मेंबरशिप फीस लेते हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा कोई सर्विस दी तो वो भी बिजनेस है, ठीक है सर, मान लिया। इसके बाद क्या बोला, एफ, एडमिशन फॉर अ कंसिडरेशन टू पर्सन एनी प्रीमाइजेस। किसी बिल्डिंग, जैसे ये थिएटर वाले हो गए, या किसी बिल्डिंग, किसी भी प्रीमाइजेस के अंदर एंट्री लेने के लिए अगर आपसे कुछ पैसा लिया है, ठीक है, तो वो भी बिजनेस होगा। हाँ ठीक है, दिखती सी बात है। इसके बाद देखिए, इसका एग्जांपल मैं आपको क्या दे सकता हूँ, जैसे अरिजीत सिंह का लाइव कंसर्ट चल रहा है, तो आप उस वाली बिल्डिंग में जाओगे जहाँ भी लाइव चल रहा है, या ये मोटिवेशन दूसरे चलते हैं ना कोई भी, ठीक है, जो पेमेंट लेते हैं, एक्सेप्ट संदीप माहेश्वरी, बिकॉज इनका वो पेमेंट नहीं लेते कुछ भी, तो उनके अलावा जो भी ये जो पेमेंट बेसिस पे चलते हैं, तो उनके हॉल बुक करते हैं, तो वहाँ आपको जाने के लिए पेमेंट देना पड़ता है, तो वो भी बिजनेस में काउंट होगा। ई क्या बोला, सर्विस सप्लाई बाय ऑफिस ऑफ होल्डर, कोई भी ऑफिस ऑफ होल्डर, ठीक है, जिसने ऑफिस होल्डर एक्सेप्ट किया वो भी सप्लाई दे रहा है, तो वो भी बिजनेस में आ जाएगा। इसके बाद क्या बोला है, रेस क्लब वाली एक्टिविटीज जो होती है, आपको पता होगा, तो पुणे के अंदर कैंप के पास में रेस कोर्स बना हुआ है, तो वहाँ पर रेस कोर्स के अंदर जो ये फैसिलिटेटर और टोटलिस्टर सर्विस देते हैं वो भी आ जाएगी। और लास्ट में कोई भी एनी एक्टिविटी ट्रांजैक्शन है, ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट एक्टिविटी करती है जो पब्लिक अथॉरिटी के साथ इंक्लूडेड है, उनको भी मान लेंगे। तो गाइस बाकी वाले पॉइंट ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, 4 पॉइंट आपको याद रखने। इसके बाद में 2-3 आपको ऐसे कहाँ रेस कोर्स वाला है, अरिजीत से आपको प्रीमाइज वाला आ जाएगा, गवर्नमेंट वाला याद आ जाएगा आपको, ठीक है, रेस कोर्स वाला बता दें मैंने, ये बता दें, और कोई भी क्लब वाला याद आ जाएगा, चलेगा, ठीक हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कोई काम की डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद बहुत अच्छी डेफिनेशन कंसीडरेशन की। आओ इसको भी हम चार्ट से देखेंगे, ठीक है। कई चार्ट से क्या होता है कि वो चार्ट आपके माइंड के अंदर आ जाता है ना, तो आपको फिर पढ़ने के लिए और मतलब समझने के लिए बहुत ईजी रह जाता है, ठीक है। तो गाइज यू नीड टू कम ऑन पेज नंबर 2.17, ठीक है, 17, पेज नंबर 2.17 पे आना है, वहां कंसीडरेशन लिखा हुआ है, कंसीडरेशन की डेफिनेशन, ठीक है, क्या लिखा है, ठीक है, कंसीडरेशन, पेज नंबर 2.17, ठीक है, 2.17, आई होप आपको दिख रहा होगा, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। वहां क्या लिखा होगा, इन्होंने सबसे पहले क्या लिखा, पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर सप्लाई। मतलब क्या बोला है, कंसीडरेशन का मतलब क्या है, इसकी पेमेंट इन मनी के अंदर आपको पेमेंट, मैंने आपको ये पेन दिया, ठीक है, अब इसके लिए कंसीडरेशन क्या होगा, आपने मेरे को 20 रुपए दिए, वो कंसीडरेशन हो गया। आपने मेरे को कोई दूसरा पेन दे दिया, मैंने आपको ये पेन दिया, आपने मेरे को ये दे दिया, तो क्या ये मनी में है, नहीं है, अदरवाइज है, हाँ, तो भी ये भी कंसीडरेशन माना जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, पेमेंट इन मनी या अदरवाइज जो भी है वो भी मान लेंगे, ठीक है साहब। कई बाई रिसिपेंट और एनी पर्सन, ऑफ कोर्स यार, रिसिपेंट जिसको गुड्स रिसीव हो रहा है ना, वो सप्लायर को देगा। आपको गुड्स रिसीव हो रहा है, आपको पेन रिसीव हो रहा है, तो आप जो मेरे को कंसीडरेशन दोगे ना, जो पेमेंट दोगे वो कंसीडर होगा, ठीक है सर। उसके बाद क्या बोला, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट ऑफ फॉरबिडन। सर समझने की कोशिश करो, कंसीडरेशन, सबसे पहले हम एक पॉइंट लेके कंसीडरेशन के अंदर क्या कि सर कोई भी मॉनेटरी वैल्यू या अदर वैल्यू, कोई भी मॉनेटरी या अदर वैल्यू कुछ भी दिया जाता है तो वो कंसीडरेशन, ठीक है सर। उसके बाद में इन्होंने क्या बोला, सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू लेंगे, किस केस में, एनी एक्ट और फॉरबियरेंस फॉर द सप्लायर। सर क्या मतलब है गाइस, एक्ट और फॉरबियरेंस कुछ करने या ना करने के लिए, मैंने आपको बोला 1 लाख रुपए देता हूँ, ये काम करके आ जा, तो उसके लिए अगर मैं आपको पैसा देता हूँ, कुछ करने के लिए अगर मैं आपको कुछ पैसा देता हूँ, तो ही वो कंसीडरेशन मैंने आपको कुछ गुड्स दे दी, पेन दे दिया, तो कंसीडरेशन मैंने देगा। इसके बाद फॉरबियरेंस, कुछ ना करने के लिए, मैं आपको बोलता हूँ लाइक क्या एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैं जीएसटी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप भी जीएसटी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बोलता हूँ रुक भाई, तू आज से जीएसटी नहीं पढ़ाएगा, मैं तेरे को 500 रुपये देता हूँ, ठीक है, अरे इतने पैसे ही है यार, ठीक है, हाँ, तो मैं तेरे को 500 रुपये देता हूँ, तू आज से जीएसटी नहीं पड़ेगा, तो कुछ ना करने के लिए पेमेंट है, तो ये अगर मैं आपको 500 रुपये दे रहा हूँ तो कंसीडरेशन आएगा। मैं अगर आपको कुछ दे के या काम कर, मेरा लैपटॉप ले जा, तो वो कंसीडरेशन नहीं होगा। तो कंसीडरेशन का मतलब क्या, एनीथिंग, कोई मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी हो, नॉर्मल वे में क्या है, कोई मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी, लेकिन कुछ एक्ट और फॉरबियरेंस, अगर एक्ट और फॉरबियरेंस वाला केस हो तो वहां से मॉनेटरी वैल्यू चलेगी। याद हो गई, ये हो गई। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, सर रुको, ये तो आप ऐड कर देना, लेकिन
अगर आपको गवर्नमेंट ने कुछ हेल्प की, गवर्नमेंट कैसे हेल्प करती है, गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडी दी, मान लो स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ दी या सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी, दोनों में से किसी भी गवर्नमेंट ने कोई भी सब्सिडी दी है तो उसको आपको लेस करना पड़ेगा। अरे ऑफकोर्स यार, 100 रुपए की चीज है, ठीक है, आपको गवर्नमेंट बोलती 20 रुपए हमारी तरफ से, तो आप सामने वालों को 80 रुपए पे कर रहे हो ना, तो कंसिडरेशन 80 रुपए आएगा। ओके, उसके बाद क्या बोला, ठीक है सर, ये इन्होंने कर दिया, तो ये डेफिनेशन हो गई। फिर एक और चीज इन्होंने बोला कि डिपॉजिट टू बी कंसीडर्ड एज पेमेंट। अब क्या बोला भाई साहब, डिपॉजिट। अब क्या बोला, डिपॉजिट। इन्होंने क्या बोला भाई साहब, जनरली हम लोग डिपॉजिट को कंसीडरेशन नहीं लेते, जनरली डिपॉजिट को कंसीडर, लेकिन अगर ऐसा डिपॉजिट वो सर्विस के अगेंस्ट में काम आ रहा हो, वो सर्विस के अगेंस्ट में काम आ रहा हो, ठीक है, तो उसको कंसीडरेशन लेंगे। सर क्या मतलब है इसका, सर क्या मतलब है? फॉर एन एग्जाम्पल गाइस, आप ना एक मकान किराए के ऊपर लेते हो, एक मकान किराए पे लेते हो, आपका जो लैंडलॉर्ड है, जो आपका लैंडलॉर्ड है ना, वो आपको क्या बोलता है कि भाई इस मकान का किराया मान ले 20,000 रुपए रहेगा, इस मकान का किराया मान ले रहेगा 20,000 रुपए, और तेरे को मेरे को देना पड़ेगा डिपॉजिट, तेरे को मेरे को डिपॉजिट देना पड़ेगा कितना, 1,20,000, कितना 1,20,000 मेरे को डिपॉजिट देना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है सर, क्या होगा? उसने बोला 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट। हमने कहा ठीक है सर, उसके बाद क्या होगा? वो बोला एक तू हर महीने ये दे देना, जैसे 1 साल खत्म होगा मेरे पास आना 1,20,000 रुपए, 1,20,000 लेके चले जाना। तो कहीं क्या यहाँ डिपॉजिट को सर्विस के अगेंस्ट में यूज किया जाएगा? नहीं, तो यहाँ डिपॉजिट कंसीडरेशन नहीं होगा। फिर सर्विस के अगेंस्ट में कैसे यूज किया जाता है? मैंने तो लैंडलॉर्ड आपको बोलता है 1,20,000, तो ये हो गया। हमने कहा ठीक है, उसने कहा 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, एक काम करना 20,000 का अपना ये है, 20,000 का अपना ये रेंट ये है, ठीक है, रेंट है। अब 1,20,000 रुपए अपना होता है ये डिपॉजिट। मैं तेरे को क्या करना, ठीक है, लैंडलॉर्ड आपको बोलता है तेरे को क्या करना है, 1,20,000 को मैं 12 महीने में इक्वली हर महीने काटता रहूंगा, मतलब 10,000 तो मैं आपके डिपॉजिट में से कट करूंगा, और 20,000 में से 10,000 आपके वहां कट गए, तो 10,000 आपको कैश देने। तो देखो आपका डिपॉजिट है ना 10,000 हर महीने यूज हो रहा है, तो क्या ये सर्विस के अगेंस्ट में यूज हो रहा है? हाँ, ये सर्विस के अगेंस्ट में यूज हो रहा है, ठीक है, हाँ ये यूज हो रहा है, तो क्या ये कंसीडरेशन माना जाएगा? हाँ, ये कंसीडरेशन माना जाएगा। और पहले केस में अगर वो फिक्स होता कि तू साल के एंड में आकर 1,20,000 लेके चला जा, तो वो कंसीडरेशन नहीं माना जाता। तो कंसीडरेशन की डेफिनेशन को अपन यहाँ पर मिक्सअप करते हैं। सबसे पहले क्या कही, नॉर्मल टर्म्स में सबसे पहले कंसीडरेशन में क्या है, नॉर्मल टर्म्स में अगर आपको पेमेंट में क्या मिलता है, अगर कोई मॉनेटरी वैल्यू, नॉन मॉनेटरी वैल्यू कुछ भी मिले, वो कंसीडरेशन। उसके बाद एक्ट और फॉरबिडेंस अगेन में सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू है, ठीक है सर, ये दो सिंपल सी चीज समझ गई। फिर अगर ऊपर वाला कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी देती है, उसको लेस करना है। और फिर ये ऊपर वाला डिपॉजिट, अगर डिपॉजिट सर्विस के केस में यूज आ रहा है तो उसको कंसीडरेशन मानना, नहीं तो नहीं मानना है। दैट्स इट। आई होप आपको समझी होंगी ये डेफिनेशन। एक्शनेबल क्लेम मैंने इनिशियली आपको बता दी थी, नॉट मच इंपोर्टेंट, मैन्युफैक्चरर नॉट मच, ठीक है। जो मैन्युफैक्चरर का मतलब क्या है, किसी चीज़, जैसे मैं मैन्युफैक्चरर कब कहलाऊंगा, मैंने क्या मार्कर को बनाने के लिए मैंने कुछ इनपुट लिए, मैंने कुछ रॉ मटेरियल लिए, उनके ऊपर मैंने कुछ वर्क ऐसा किया, उसके बाद कि मैंने रॉ मटेरियल कुछ अलग प्रोडक्ट था और मेरा फिनिश गुड्स कुछ अलग प्रोडक्ट निकल गया। तो कुछ प्रोसेस करने के बाद फिनिश गुड्स मेरा कुछ अलग प्रोडक्ट निकल गया और अलग नाम और वो कैरेक्टर हो गया, तो फिर मैं कहला जाऊंगा मैन्युफैक्चरर। ओके, नेक्स्ट वाला अपना क्या, मनी के अंदर आ जाइए। देखो मनी वाली कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अभी तक, बट फिर भी इन्होंने क्या लिखा है, देखो मनी के अंदर सिर्फ पैसा नहीं आएगा। इन्होंने क्या बोला, मनी के अंदर अरे इंडियन लीगल टेंडर आएगा, ठीक है, फॉरेन करेंसी, डॉलर वाला भी आ जाएगा, चेक आ जाएगा, प्रोमिसरी नोट आ जाएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज, जो बिल ऑफ एक्सचेंज करते वो आ जाएंगे, लेटर ऑफ क्रेडिट LOC देते हैं ना गाइस, वो आ जाएंगे, ठीक है, ड्राफ्ट है, पे ऑर्डर, ट्रेवलर चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल, मतलब हर एक चीज को इंक्लूड किया। इन्होंने क्या बोला, ऐसा या तो प्योर मनी या ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको कैश में रियलाइज किया जा सका। आप ये सब डॉक्यूमेंट देख लो, इनको आपको कैश में रियलाइज करा सकते हो। आप ये डॉक्यूमेंट कहीं पे भी देखकर आप उनसे पैसा ले सकते हो, कहीं पे इन द सेंस जो ऑथराइज्ड है, जैसे बैंक है, वही वहां पे देखकर, ठीक है, तो वहां पर देखकर आप इनसे पैसा ले सकते हो। ये हो गई मनी की डेफिनेशन, नॉट सच इंपोर्टेंट। टैक्सेबल सप्लाई, जिसके ऊपर टैक्स लगेगा ऑफकोर्स। फिर सर्विस मैंने आपको बता दी थी। अब है सप्लायर और रिसिपेंट की गाइस, सप्लायर और रिसिपेंट आपको समझना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इजी भी है, शायद हाफ ऑफ द स्टूडेंट को ऐसे ही पता होगा। मैं ना आपको ये पेन देता हूं, मैं आपको पेन देता हूं, तो पेन कौन दे रहा है गाइस, पेन कौन दे रहा, मैं, तो मैं हो गया सप्लायर। जो गुड्स की सप्लाई कर रहा है, वो पर्सन होगा सप्लायर, वो पर्सन होगा कौन, सप्लायर। और आप इस गुड्स को रिसीव कर रहे हो, आप इस गुड्स को मेरे से रिसीव कर रहे हो, तो आप हो गए रिसिपेंट। आप कौन हो गए, रिसिपेंट हो गए। ओके गाइस, तो मैं हो गया सप्लायर, आप हो गया रिसिपेंट। ओके, हमेशा पेमेंट कौन किसको देगा, पेमेंट रिसिपेंट सप्लायर को देगा। तो सप्लायर के अंदर यही लिखा हुआ है, जो भी गुड्स को जो किसी को ट्रांसफर करता है वो हो गया, और रिसिपेंट के अंदर भी यही है। लेकिन अब इन्होंने क्या बोला, देखो यार कई बार क्या होता है कि रिसिपेंट आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। इन्होंने क्या बोला गाइस,
अगर जैसे मैं ये पेन दे रहा हूँ, मैं ये पेन आपको दे रहा हूँ, ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, इस पेन के अगेंस्ट में आपको कंसिडरेशन मिल रहा है, तो यहाँ रिसिपेंट कौन होगा, जो कंसिडरेशन दे रहा है, नो मैटर मैं पेन किसको दूं। मान लो आपने मेरे को बोला कि ललित कंसिडरेशन मैं देता हूँ, ये पेन मेरे फ्रेंड को दे के आ, तो मैंने कि फ्रेंड को दे दिया, कंसिडरेशन कौन दे रहा है, आप दे रहे हो, तो यहाँ पर रिसिपेंट आपकी फ्रेंड नहीं होगी, रिसिपेंट आप होंगे। तो जहां कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, वहां जो कंसिडरेशन को पे करता है ना, वो हो जाएगा रिसिपेंट, ठीक है। सर जहां कंसिडरेशन नहीं है, सर ये तो ठीक है, यहां कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, जहां कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है वहां कौन होगा गाइस, वहां कौन होगा, जिसको ये मैं पेन की डिलीवरी देता हूं। मान लीजिए यहाँ कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, कंसिडरेशन कुछ मिला ही नहीं मेरे को, तो मैं आपके फ्रेंड को दे रहा हूं, तो यहाँ पर आपका फ्रेंड रिसिपेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जहां कंसिडरेशन है वहां जो कंसिडरेशन पे करता है वो, जहां कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है वहां जिसको मैं गुड्स को डिलीवरी देता हूं वो, ओके। सेम सर्विस के अंदर जिसको सर्विस रेंडर्ड की जाती है वो। पर्सन की डेफिनेशन गाइस डीटी में भी पड़ी होगी, और बहुत ये ना आप क्या करना, जैसे ये कुछ कॉमन डेफिनेशन जैसे फैमिली वाली हो गई, पर्सन वाली हो गई, रिलेटेड पार्टी वाली हो गई, ये ना आप कंपेयर कर लेना, जैसे लॉ के अंदर क्या, डीटी में क्या, आईडीटी में क्या है, जैसे, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूज करती है। इसके अंदर यही लिखा, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी को भी लिया, फर्म को भी लिया इन्होंने, एलएल को भी, एलएलपी को भी लिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, और हर किसी को लिया, ठीक है, नॉट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां तक आई थिंक आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गई है। सर एक बार हमें बता दो कि अब तक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कौन सी थी सर, एक बार हमें बता दो, और आपको मैं रिवाइज भी करा लेता हूँ, उसके बाद हम कंसेप्ट ऑफ सप्लाई स्टार्ट कर लेंगे। चलो फटाफट गाइस, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे अपन, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी हमारी गुड्स, सबसे पहले हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी गुड्स। इसके बाद आपको भी याद होनी चाहिए गाइस, इसके बाद हमारी थी सर्विस, इसके बाद हमारी थी कंसीडरेशन की मीनिंग क्या, डेफिनेशन क्या होती वो देखी। इसके बाद आई थिंक हमारी एक और थी बिजनेस, में सीक्वेंस ऊपर नीचे हो रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमने गुड्स देखी, सर्विस देखी, कंसीडरेशन देखी, बिजनेस देखी। क्या हमने अभी तक यही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखी, ठीक है। हाँ, फैमिली कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी, आपको वैसे भी याद रहेगी। गुड्स हमने देख ली, बिजनेस हो गई, ठीक है। इसके बाद कंसीडरेशन मैंने लिखने ये नहीं है, मनी वाली नहीं है, तो भी हम इसको आगे रिवाइज करते रहेंगे। फिर रिसिपेंट वाली एक ये हो गई, एक रिसिपेंट वाली हो गई, रिसिपेंट सप्लायर, कोई वो इंपॉर्टेंट नहीं, वो ठीक है कि हाँ आपको हम रिवाइज कराते रहेंगे। तो ये गाइस, ये डेफिनेशन से आपको याद होनी चाहिए। सर एक बार बता दूं आपको, एक बार रिवाइज कर लेते हैं गाइस, फिर कंक्लूड करते हैं अपन डेफिनेशन वाले पार्ट को, रिवाइज करते हैं। गुड्स का मतलब क्या, अब आपको शायद याद रहेगी, फिर भी मैं आपको बता दूं। अरे सर गुड्स का मतलब एनीथिंग जो मूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स का मतलब एनीथिंग जो मूवेबल प्रॉपर्टी, और सर्विस का मतलब क्या, जो गुड्स ना हो वो सर्विस, ठीक है। हम इतनी डेफिनेशन पढ़ के बैठे, उन्होंने बोला अरे रुको 2 चीजें बाहर निकाल देना, क्या, मनी और सिक्योरिटी। हमने कहा ठीक है, उन्होंने कहा 2 चीजें दोनों में अंदर डालना। हमने क्या गुड्स के अंदर उन्होंने बोला पहली एक्सेलेबल क्लेम, और सेकंड है कोई भी ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास, ठीक है सर, हम ये समझ गए। सर्विस के अंदर इन्होंने क्या बोला, अरे कोई भी आप जैसे पैसा का यूज कर रहे हो, यूज ऑफ मनी कर रहे हो, तो वो बैंक लोन वाला। और सेकंड, अगर आप एक्सचेंज ऑफ मनी कर रहे हो जिसके अंदर कंसीडरेशन पे हो, वो तो गुड्स हो गई, सर्विस हो गई। कंसीडरेशन मैंने आपको क्या बोला, नॉर्मल टर्म्स के अंदर कंसीडरेशन, चाहे आपको मॉनेटरी वैल्यू मिले या नॉन मॉनेटरी मिले, वो पूरा के पूरा कंसीडरेशन। और एक्ट और फॉरबियरेंस के केस में सिर्फ मॉनेटरी आ जाएगी, ठीक है सर। ऊपर वाला जो भी पेमेंट देता है, सब्सिडी देता है, वो नहीं ली जाएगी, ठीक है। और डिपॉजिट एक और, फिर जो सबसे ऊपर वाले से छोड़ के जो एक ऊपर वाला है वो कौन, लैंडलॉर्ड। अगर कोई भी डिपॉजिट अगर सर्विस के अगेंस्ट में यूज आता रहता है तो वो कंसीडरेशन मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। ये हो गई। फिर बिजनेस, 4 पॉइंट मैंने आपको बताया। पहले सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, कोई भी प्रोफेशन है, वेजर है, ठीक है, एडवेंचर है, इसके अलावा कोई भी ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, ये सब आ जाएगा। बी क्या बोला, ए से रिलेटेड कोई भी इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटी कर रहा हो जाएगा। सी क्या बोला, ए वाली एक्टिविटी चाहे आप वॉल्यूम में करते हो या नहीं हो, चाहे आप फ्रीक्वेंसी के साथ करते हो नहीं करते हो। और डी मैंने आपको वो टैगलाइन बताई थी, बिजनेस से पहले वाला पीरियड भी आ जाएगा, बिजनेस के खत्म होने के बाद वाला पीरियड भी बिजनेस में आ जाएगा, जहां पर आप कुछ खरीदते हो या आप कुछ बेचते हो, इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स, ये आ जाएगा। रिसिपेंट सप्लायर जो सप्लाई करता है, मेरे केस मैंने आपको बताया, मैं आपको गुड सप्लाई करूं मैं। और रिसिपेंट के केस के अंदर जो अगर कंसीडरेशन पेबल है, तो जो आपको कंसीडरेशन पे कर रहा है वो हो जाएगा रिसिपेंट। और अगर कंसीडरेशन पेबल नहीं है तो जिसको आप गुड्स या सर्विस की डिलीवरी दे रहे हो वो हो जाएगा आपका रिसिपेंट, ठीक है गाइस। तो यहां पर अपनी आई थिंक सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपकी कंप्लीट होती है। मैं एक तो कोई और आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूं जो आपके आगे शायद काम आएगी। एक है गाइस, इन द फर्दर्स
ऑफ बिजनेस है, ठीक है, आगे ही देखेंगे, फिर आपको उसी टाइम साथ में बता दूंगा। अब क्या, क्योंकि लिंकिंग नहीं हो पाएगा आपसे, है ना, ठीक है। तो गाइज जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो कवर अप हो चुकी है। तो गाइज आई थिंक अपन फर्स्ट लेक्चर इसको बहुत छोटा रखते हैं, सिर्फ डेफिनेशन वाला पार्ट रखते हैं। जब भी आपको डेफिनेशन कुछ रिवाइज करना हो इस लेक्चर के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद वाले नेक्स्ट लेक्चर से अपन मेन सेक्शन स्टार्ट कर लेंगे, जहां सेक्शन 7 से स्टार्ट होगा। और आई थिंक उसके बाद बहुत जल्दी अपना सेक्शन 7 और 8 कंप्लीट होकर चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड कैसा लगता है आपको ये वीडियो और टीचिंग के बारे में भी, और कुछ अगर इम्प्रूवमेंट्स की अगर रिक्वायरमेंट है यू कैन आप बता सकते हो कमेंट्स करके, ठीक है। या यहाँ पर वीडियो के लिंक के अंदर मेरी मेल आईडी भी रहेगी और टेलीग्राम आईडी भी रहेगी, आप वहाँ पे भी मैसेज करके बता सकते हो कुछ इम्प्रूवमेंट्स, कुछ सजेशंस है या फीडबैक है, जो भी ये सब चीज़ें। और जैसे अपन जैसे ये टेक्निक मैंने सोचा है कि ये टेक्निक आपके लिए ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली रहेगी। अगर आपको लगता नहीं ये ज़्यादा नहीं है और वो लैपटॉप वाली रिकॉर्डिंग रहेगी, हमको नोट सामने देखना है, तो आप वो भी बता देना, हम उसके बारे में भी सोच सकते हैं और वापस फर्दर करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।